हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आइए सीखते हैं। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर कौन होता है? आप सबको पता होगा कंज्यूमर कौन है। हम मार्केट में जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, उसके बदले हम मनी देते हैं और सामान लेके घर आ जाते हैं। तो हम उस केस में क्या हैं? हम कंज्यूमर हैं। तो कंज्यूमर एक वो पर्सन है जो क्या कर रहा है, या तो बाय कर रहा है या सेल तो कर नहीं सकता। सेल करने वाला तो सेलर होगा। तो कंज्यूमर खाली क्या करता है? बाय करता है। तो कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स। तो कोई भी हम सामान लेंगे तो वो गुड्स हो गया, या फिर कोई भी हम सर्विस भी ले सकते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर डॉक्टर की जो हम फीस पे कर रहे हैं तो वो उसकी सर्विस हो गई। वहाँ हम उससे कोई गुड नहीं लेते तो वो उसे सर्विस भी कह सकते हैं। तो उसके बदले भी हमें कुछ मनी उसे देना पड़ता है। तो वहाँ उस केस में भी हम कंज्यूमर होंगे। तो कंज्यूमर कौन होता है? अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब भी कोई पर्सन कोई भी गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है तो ऐसे पर्सन को कंज्यूमर कहते हैं। अच्छा, द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर कंज्यूमर का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है कि जो अपनी वो इनकम स्पेंड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज में, वहाँ से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। अच्छा, द मेन अप्रोच टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आर। तो इस चैप्टर में जो हम अप्रोच पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, वो दो अप्रोच हैं। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड नेक्स्ट वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। आइए फर्स्ट अप्रोच देखते हैं जिसका नाम है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्या होता है ये? अंडर दिस अप्रोच द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज टू ऑब्टेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। अभी हम आगे आने वाली थोड़ी टाइम में उसे सीखेंगे। अभी आप समझिए कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के लिए हम यूटिलिटी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। अभी यूटिलिटी क्या होता है? दरअसल यूटिलिटी इट रेफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी हमारी वांट को कितना सेटिस्फाई कर पा रही है। सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम खा के आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसको हम मेजर करेंगे यूटिलिटी में। ओके, जैसे हम कोई डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो उसको हम किलोमीटर मीटर में मेजर करते हैं, वैसे ही अगर कोई हम कमोडिटी का यूज़ कर रहे हैं और उससे हमें सेटिस्फैक्शन लेवल को पहचानना है तो हम उसे यूटिलिटी में मेजर करते हैं। तो इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकती है। मैंने एक आइसक्रीम खाई, आपने एक आइसक्रीम खाई, ज़रूरी नहीं है कि मेरे को जितनी पसंद आई वो आइसक्रीम आपको भी उतनी आई होगी। कम भी आ सकती है या फिर ज़्यादा भी आ सकती है। वैसे ही प्लेस टू प्लेस भी ये डिफ़र करता है। आप आइसक्रीम कुल्लू मनाली में खा रहे हैं जहाँ पर बहुत ही ठंडा होता है, और एक आप आइसक्रीम दिल्ली जैसी जगह में खा रहे हैं समर के टाइम पे जहाँ पर गर्म होता है। तो उसके हिसाब से भी आपको यूटिलिटी में उसका फ़र्क पड़ सकता है सेटिस्फैक्शन लेवल का। वैसे टाइम टू टाइम भी फ़र्क पड़ सकता है। आप मॉर्निंग में खा रहे हैं, इवनिंग में खा रहे हैं, या कोई भी टाइम पीरियड में आप खा रहे हैं तो उसके हिसाब से भी सेटिस्फैक्शन लेवल अलग हो सकता है। तो समझ आ गई बात। यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। इसी यूटिलिटी के कंसेप्ट को हमें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में पढ़ना है। अच्छा, यूटिलिटी को हम जनरली यूटिल्स में मेजर करते हैं। ओके, जैसे डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, पावर को वॉट में मेजर करते हैं, वैसे यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो ये यूटिल्स क्या है? यूटिल्स आर द इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स। ये इमेजिनरी है, साइकोलॉजिकल है। हम कभी ऐसे नहीं पूछते कि आपने आइसक्रीम खाई, आपको कितना यूटिलिटी मिली, या यूटिल्स में आप मेजर करके बताएं। तो ऐसे हम पूछते नहीं हैं। जनरली ये इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल है विच आर यूज टू मेजर द सेटिस्फैक्शन। ये बस सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए साइकोलॉजिकल और इमेजिनरी फिगर होती है। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को ऑब्टेन करके उसका यूज़ करके हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिली है उसको हम यूटिलिटी में मेजर कर देते हैं। आइए इसके बाद सीखते हैं हम कंसेप्ट टोटल यूटिलिटी का। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? इट रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया था, एक आइसक्रीम का, आपने एक आइसक्रीम खाई, आप इसके बाद इसी के बाद आपने एक और आइसक्रीम खाई, उसके बाद एक और आइसक्रीम खाई, उसके बाद एक और आइसक्रीम खाई। अब धीरे धीरे जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपको पहली आइसक्रीम में सेटिस्फैक्शन मिली सेकंड आइसक्रीम में भी उतनी सेटिस्फैक्शन मिले, लेकिन आप कंज्यूम करते जा रहे हैं तो आप देखते जाएंगे कि हर एक स्टेप में आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल होगी वो गिरती चली जाएगी। तो जब आप सारी सेटिस्फैक्शन लेवल को एक साथ मिला देंगे उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। जैसे
तो यूटिलिटी, सारी यूटिलिटी को आपने n नंबर तक आपने प्लेस किया तो आपके पास आ गई टोटल यूटिलिटी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने आइसक्रीम खाई, पहली आपको आइसक्रीम से 20 यूटिलिटी मिली, दूसरी आइसक्रीम से आपको 18 मिली, तीसरे से आपको 16 मिली। ऐसे एक समय ऐसा आया जहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिली, आपको मनी नहीं करा खाने का, तो ज़ीरो। तो जब हम सारे इसको प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। अच्छा, इसके बाद कंसेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी। किसी एक कमोडिटी कि जब हम एडिशनल यूनिट को खाते हैं उससे जो एडिशनल यूटिलिटी हमें मिलती है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आइसक्रीम का आपको केस दिया। सपोज़ आपने एक आइसक्रीम शुरू में खाई तो उससे आपको 20 यूटिलिटी मिली, उसके बाद आपने उसी आइसक्रीम को फिर से खाया तो आपको या तो आपको ज़्यादा भी मिल सकती है, वैसे सपोज़ आपको ज़्यादा मिली तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपको 22 की यूटिलिटी मिली। तो जो इसका डिफरेंस है 22 माइनस 22 का जो डिफरेंस है इसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज़ आपको पहले में 20 मिला, उसके बाद आपको यूटिलिटी 18 की मिली, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, नेगेटिव हमारा यूटिलिटी हो जाएगा। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को जब हम एक और एक्स्ट्रा कमोडिटी खाते हैं, जो एक्स्ट्रा हमारे पास यूटिलिटी आती है, तो कितनी यूटिलिटी बढ़ी उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, इससे मेजर कर सकते हैं हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, या फिर आप डेल्टा TU अपॉन में डेल्टा Q का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आइसक्रीम का बना रखा है कि आपने देखिए आइसक्रीम कोन्स खा रखी हैं साइमल्टेनियसली, 1 2 3 4 5 6 कोन्स आपने खाई है। अगर हम बात करें कि फर्स्ट में आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो 20 की मिली, उसके बाद आपने खाई तो 30 की मिली, उसके बाद एक और खाई तो 46 की, उसके बाद खाई 50, उसके बाद आप खा रहे हैं तो कांस्टेंट रह गई, 50 हाईएस्ट मिल पाई आपको। फिर उसके बाद खा रहे हैं तो देखा रहे हैं आप, आपकी टोटल यूटिलिटी कम होने लग गई। अच्छा, अगर मैं इसी से MU को मेजर करता तो MU को हम कैसे मेजर कर पाएंगे? सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है MU को मेजर करने का। देखिए, पहले में आपको जो टोटल यूटिलिटी मिली वही मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हो जाएगी। दूसरे में आप देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी 20 से 36 हो गई, तो कितना इंक्रीज़ हुआ तो उसी का डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगा। तो 36 माइनस 20 दैट इज़ 16, देन 46 माइनस 36 दैट इज़ 10, देन 50 माइनस 46 दैट इज़ 4। ऐसे ही साइमल्टेनियसली आगे चलते जा रहा है, और एक सिचुएशन ऐसी भी आ रही है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव भी हो रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। अच्छा, अगर हम इसे डायग्राम के रूप में देखें तो देख सकते हैं आप, शुरू में तो टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज़ हुई इंक्रीजिंग रेट से, फिर एक पॉइंट आया जहाँ पर वो मैक्सिमम भी पहुँची, और फिर उसके बाद वो डिक्रीज़ होने लग गई। ठीक है, वैसे ही अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कांस्टेंट ही डिक्रीज़ होती चली जा रही है शुरू से ही। अच्छा, जहाँ पर TU हमारा मैक्सिमम था वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 0 थी, और उसके बाद जहाँ पर TU डिक्रीज़ होने लग गया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? नेगेटिव हो गई। तो यही रिलेशन है TU और MU के बीच में। क्या है कि TU इंक्रीज़ जब तक कर रहा था तब तक MU हमारा पॉजिटिव था। देख सकते हैं आप, TU जब इंक्रीज़ कर रहा है तो MU क्या है? पॉजिटिव है, डाउन तो आ रहा है लेकिन पॉजिटिव है। वैसे ही TU जब मैक्सिमम है, अपने मैक्सिमम पॉइंट में जब TU पहुंचा तो MU उस समय 0 है। वैसे ही जैसे ही TU ने फॉल करना शुरू करा तो MU बिकम्स नेगेटिव। MU क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा TU MU क्या होता है और रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। आगे देखते हैं हम। आगे इसमें आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है ये सीखते हैं। पहले सीखते हैं इसे दिया किसने है। ये लॉ हमें दिया है, साइंटिस्ट हैं हमारे, इन्हें साइंटिस्ट भी कहा जाता है और जर्मन का एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट भी कहा जाता है इन्हें। इनका नाम था H.H. गुजेन। इन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है ये लॉ? इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, the utility derived from each successive units goes on decreasing।
ये कहते थे कि जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का एक से ज़्यादा से उससे ज़्यादा खाते जाएंगे या कंज्यूम करते जाएंगे, तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो धीरे धीरे गिरती चली जाएगी। जैसा हमने इस केस में भी देखा, जैसे आप आइसक्रीम का कंजम्पशन बढ़ा रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आई जैसे हमने बहुत ज़्यादा खानी शुरू कर दी तो उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी थी वो गिरने लग गई। इसका एग्जाम्पल आपकी बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा कि एक फादर अपने थक हार के घर में आते हैं, वो अपनी डॉटर से कहते हैं कि मुझे एक गिलास पानी दो। तो डॉटर उन्हें पानी लेके आती है, तो पहले पानी के गिलास में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो पानी पीते हैं तो उनको जो पहली गिलास से जो सेटिस्फेक्शन मिली थी वो दूसरे गिलास से नहीं मिल पाती है। फिर सक्सेसिव ऐसे उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाती है और एक सिचुएशन ऐसा आता है जब पापा बोलते हैं कि अब बस और पानी नहीं पीना है। तो इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो इट स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे हम एक से ज़्यादा यूनिट्स किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करने लग जाते हैं, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, तो आने वाली सक्सेसिव यूनिट्स की जो यूटिलिटी है गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो डाउन टू डाउन चली जाती है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो हमारा चैप्टर है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? इट रेफर्स टू द सिचुएशन when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। क्या कह रहा है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन? ये कह रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है when a consumer is having maximum satisfaction, जहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है विद लिमिटेड इनकम। जो भी उसके पास इनकम है वो इनकम स्पेंड करता होगा, उस स्पेंड करी इनकम को जो भी उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है तो उससे कुछ उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। तो वो पोजीशन जहाँ पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और जैसा वो खर्च करके जो भी उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उससे वो चेंज नहीं होना चाहता, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? ओके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्कस्ड अंडर द टू डिफरेंट सिचुएशन। अब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दो डिफरेंट सिचुएशन में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अगर कंज्यूमर हमारा एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम मेजर करेंगे? अगर कंज्यूमर 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम मेजर करेंगे? आइए सीखते हैं सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है। हमने सीख लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहाँ पर कंज्यूमर को क्या मिल रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अपनी इनकम को स्पेंड करके, और वो उस पोजीशन में कि अब वो वहाँ से हिलना नहीं चाहता, चेंज नहीं होना चाहता, जैसा वो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसी तरीके से आगे भी एक्सपेंडिचर करना चाहता है, क्योंकि वैसा एक्सपेंडिचर करके ही उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा? A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he buying such quantity of commodity which gives him the maximum satisfaction। तो सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी होगा जब वो उस कमोडिटी की क्वांटिटी को ऐसे बाय कर रहा है जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। तो हम कैसे मेजर करेंगे उसे? तो हम उस सिचुएशन को बोलते हैं MU ऑफ X इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X। हमने सपोज लेट किया कि वो X कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो X कमोडिटी का जो MU है, मार्जिनल यूटिलिटी है, जब वो उसी कमोडिटी के प्राइस के बराबर आ जाएगी तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। ओके, अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि उस कमोडिटी का X को कंज्यूम करते समय उसको मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा मिले, या फिर इसका अपोजिट, उस कमोडिटी को कंज्यूम करते समय उसको मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस से कम मिले। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो पहला सिचुएशन है इफ़ MU ऑफ X इज़ ग्रेटर देन PX। अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके उसका MU ज़्यादा हो रहा है उसके प्राइस से, तो क्या है? द कंज्यूमर इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो ऐसी सिचुएशन में तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ही नहीं। इक्विलिब्रियम तो तभी होगा जब वो इक्वल होगा। तो देन कंज्यूमर इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड ही इज़ गोइंग बाइंग बिकॉज द बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट। और ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर खरीदते चले जाएगा प्रोडक्ट को। अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा लग रहा है कि वो सस्ता है लेकिन उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है उसके प्राइस के हिसाब से, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि MU ग्रेटर देन है प्राइस से, तो वो कंज्यूमर जो होगा उसको बाय करने लग जाएगा। तो एज ही बाय मोर, अब जैसे वो बाय करेगा तो MU फॉल करेगा बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ DMU तो कहता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे आपको यूटिलिटी कम मिलेगी। तो अब वो जब ज़्यादा बाय करने लग जाएगा उसे, तो उसका MU अपने आप ऑटोमेटिकली फॉल कर जाएगा। तो व्हेन MU बिकम्स इक्वल टू द प्राइस, अब वो फॉल करते करते बिल्कुल प्राइस के बराबर ही आ जाएगा
अब जैसे ही वो बराबर आएगा तो वहाँ पर ही उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा और वहाँ पर वो फिर से अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पहुँच जाएगा। तो आपने देखा अगर mu ऑफ x इज़ ग्रेटर देन px है तो वहाँ से वो कैसे इक्विलिब्रियम तक पहुँचता है। वैसे अगर हम इसका अपोजिट केस लें, सिमिलरली व्हेन mu ऑफ x इज़ स्मॉलर देन px, अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम करके उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमें कम मिल रही है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, तो ऐसे सिचुएशन में जो कंज्यूमर होगा इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, ये भी पोजीशन इक्विलिब्रियम की नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या है, एज ही विल हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी एक्स, तो इस सिचुएशन में उसे मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है प्राइस के हिसाब से, तो वो उसको कंज्यूम इतना करेगा नहीं, ठीक है। तो रिड्यूस कर देगा वो कंजम्पशन को, और तब तक वो रिड्यूस करेगा जब तक इसकी सेटिस्फैक्शन इक्वल ना हो जाए, ओके, तब तक वो रिड्यूस ही करे रखेगा। तो वो कम से कम उसकी यूनिट्स को परचेज करेगा और तब तक परचेज नहीं करेगा, कम परचेज करेगा और तब तक परचेज नहीं करेगा जब तक उसका एमयू क्या हो जाए, इसके बराबर ना आ जाए। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। आइए सीखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ कैसे मेजर किया जाता है। A consumer is in equilibrium when he spends his income in such a way that per rupee satisfaction from both the commodities is equal. That is the ratio of the marginal utility of two commodities with respect to their respective prices. देखिए जब भी कंज्यूमर टू कमोडिटी में स्पेंड कर रहा है तो दोनों कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशो है दोनों कमोडिटी का, वो उसकी मनी इनकम के बराबर आना चाहिए। तो mu ऑफ x अपॉन में px इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन में py इक्वल टू द मनी इनकम, ओके। तो यहाँ पर ये लिखा है कि कंज्यूमर जब भी दो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तो दोनों कमोडिटी के जो पर रुपी जो सेटिस्फैक्शन उसे मिल रहा है, तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन हम कैसे निकालेंगे, उसी कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी से हम उसे डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दो कमोडिटी है तो एक कमोडिटी को मैंने x नाम दे रखा है, दूसरे को y नाम दे रखा है, तो दोनों का हम पर रुपी सेटिस्फैक्शन किसके बराबर आना चाहिए, उसकी मनी इनकम के बराबर आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ऐसी सिचुएशन को कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। लेकिन यहाँ भी ये सिचुएशन अराइज हो सकती है कि कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब एक सिचुएशन दूसरे से ग्रेटर है या दूसरे से ग्रेटर है, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे कंज्यूमर फिर इक्विलिब्रियम में आएगा, आइए उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाट हैपन इफ mu ऑफ x अपॉन पी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन पी वाई। तो इसमें दो सिचुएशन अराइज होती है। पहली है सपोज mu ऑफ x इज़ ग्रेटर देन mu ऑफ y अपॉन में पी वाई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन दिस केस कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन केस ऑफ गुड x एज कम्पेयर टू y। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो क्योंकि x की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पर जो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रही है पर रुपी को खर्च करने की, वो x कमोडिटी में ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू y। तो देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ x एंड लेस ऑफ y। तो इससे क्या होगा, वो x को ज़्यादा बाय करेगा, y को कम बाय करेगा। अच्छा, दिस विल लीड टू फॉल इन mu ऑफ x। अब किसी भी कमोडिटी को ज़्यादा बाय करने से तो उसका mu गिर जाता है, तो अगर वो इसको ज़्यादा बाय करेगा तो mu ऑफ x धीरे धीरे mu जो होगा उसका धीरे धीरे गिरने लग जाएगा, और वो तब तक गिरेगा जब तक वो गिरेगा, और तब तक वो उसे कंज्यूम करेगा जब तक कि फिर से इक्वल ना हो जाए। तो दिस विल लीड टू फॉल इन mu ऑफ x एंड राइज ऑफ mu ऑफ y। अब देखो वो क्योंकि इस कमोडिटी को ज़्यादा परचेज कर रहा है तो इसका mu ऑफ x गिरेगा, अब इस कमोडिटी को कम परचेज कर रहा होगा तो इसका mu ऑफ y बढ़ेगा, और द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय, और वो तब तक x को बाय करेगा जब तक फिर ये बराबर ना हो जाए। वैसे ही इसका अपोजिट केस, बिल्कुल सेम एक्सप्लेनेशन लिखना है। व्हेन mu ऑफ x अपॉन में px इज स्मॉलर देन mu ऑफ y अपॉन py। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में उसे y से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो उसे y को वो ज़्यादा बाय करेगा। y को ज़्यादा बाय करने से क्या होगा, mu ऑफ y जो है, जो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरने लग जाएगा और इसका मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लग जाएगा। अब वो तब तक इसे खरीदेगा जब तक दोनों क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। वही इसमें लिखा है, आइए पढ़ते हैं। द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी इन केस ऑफ गुड y एज कम्पेयर टू x, देयरफॉर ही विल बाय मोर ऑफ y एंड लेस ऑफ x। This will lead to fall in mu of y and rise in mu of x. The consumer will continue to buy more of y till mu of x upon px is equal to mu of y upon py. तो आपने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़ में क्या सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की, ओके। अच्छा, साथ साथ एक और सिचुएशन को हमें ध्यान रखना है कि mu जो है, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होता है mu जो है वो कॉन्स्टेंटली फॉल करता है। तो दिस सिचुएशन इज़ नेसेसरी, ये सिचुएशन ज़रूरी है। अगर mu फॉल नहीं करेगा तो ऐसे तो कंज्यूमर परचेज करता ही चले जाएगा। अगर उसको सेटिस्फैक्शन लेवल हर एक कमोडिटी को खरीदने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग गई तो वो उसे अनलिमिटेड टाइम्स तक बाय कर लेगा।
तो वो जो उसका MU है वो बिल्कुल फॉल करना चाहिए। तो MU फॉल एज कंजम्पशन इंक्रीज। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सिचुएशन इज नेसेसरी टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इफ MU डजेंट फॉल, अगर MU फॉल नहीं करता एज कंजम्पशन इंक्रीज, तो द कंज्यूमर विल एंड अप बाइंग ओनली वन गुड विच इज अनरियलिस्टिक एंड कंज्यूमर विल नेवर रीच द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो ऐसे में क्या होगा, कंज्यूमर बाय करता रहेगा और वो ऐसी सिचुएशन अनरियलिस्टिक हो जाएगी और कंज्यूमर कभी भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं पहुंच पाएगा। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या सीखा, आज हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन सीखा, कंज्यूमर कौन होता है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमने सीखा है जिसमें हमने यूटिलिटी के बारे में सीखा, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सीखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है। उसके बाद हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होता है इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन केस ऑफ टू कमोडिटीज़। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को पढ़ेंगे जिसमें हम इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस को स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।